नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। आज हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो दूसरी क्लास है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम पुनः 20 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आपके सामने हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड्स इन पीपीटी। जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, चाहे वो कैनवा का यूज करके प्रेजेंटेशन बनाएं या ऑफिस का यूज करके प्रेजेंटेशन बनाएं, तो उस प्रेजेंटेशन को बनाने में क्या क्या चीजें हमको आनी चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं उस स्लाइड में, उसके बारे में एक प्रश्न है। और प्रश्न कहता है कि बैकग्राउंड में क्या कर सकते हैं, किसके बैकग्राउंड में, स्लाइड्स के। तो देखिए पढ़ते हैं। नंबर 1 कहता है द बैकग्राउंड कलर ऑफ द स्लाइड कैन बी चेंज्ड। स्लाइड के बैकग्राउंड का कलर चेंज किया जा सकता है। तो आप देखते हैं कि मल्टीपल वीडियो जब आप ऑनलाइन अटेंड करते होंगे तो सब में अलग अलग बैकग्राउंड होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कहता है अ पिक्चर कैन बी सेट एज स्लाइड बैकग्राउंड। ये भी बात सही है, बैकग्राउंड में हम कोई भी पिक्चर सेट कर सकते हैं। कई बार लोगो सेट होता है किसी संस्था का, तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है टेक्सचर कैन बी सेट एज स्लाइड बैकग्राउंड। तो टेक्सचर क्या होता है ये समझ लीजिए। टेक्सचर का मतलब होता है किसी पिक्चर के या टेक्स्ट के छोटे छोटे फॉर्मेट्स को जब मल्टीपल टाइम किसी स्क्रीन में दिखाते हैं तो उसको टेक्सचर बोल सकते हैं। तो ये भी ऐड किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं ए, बी और सी तीनों ऐड किए जा सकते हैं, मतलब राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी किसी भी स्लाइड को बनाने में हम लोग यूज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या कहती है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटीज अ रिस्पॉन्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम कॉन्स्टेंट्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करनी है हमें, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा हो, गारंटी दे रहा हो किसकी, अ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आना चाहिए विद इन स्पेसिफाइड टाइम्स, एक निश्चित समय में ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्स आना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं, आप टैबलेट चलाएं, मोबाइल फोन चलाएं या फिर लैपटॉप कंप्यूटर, तो कई बार आप कुछ प्रोसेस में फंस जाते हैं, डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है। डेडलॉक भी पढ़ेंगे आप आगे चल के क्या होता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसे आप कहते हैं हैंग हो गया है, काम नहीं कर रहा है। या फिर आप कई बार फाइल ट्रांसफर कर रहे होते हैं, स्क्रीन में टाइम लिख करके आता है कि 2 मिनट में फाइल ट्रांसफर हो जाएगी, 2 मिनट 10 सेकेंड, 10 मिनट 20 सेकेंड वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअल में वो 2 ही मिनट में ट्रांसफर हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारे केस में ऐसा होता है। तो हम एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं जो रियल टाइम पे वर्क करता हो, मतलब उसमें टाइम का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। जितना वो टाइम दे रहा है या जितने टाइम पर हमें प्रोसेस को कंप्लीट कराना है उतने ही टाइम पर हो। तो ऐसे एग्जांपल आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो नंबर 1 आप देख सकते हैं रेलवे में, ठीक है। रेलवे में आप देखते हैं हजारों रेल चलती हैं उन्हीं 2 पटरी पे, और फिर भी आप देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट नहीं होते, कोई किसी से टकराती नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है इनके कंप्यूटर्स में, वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम पर किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना उसका काम होता है। दूसरा आप देख सकते हैं एयरवेज में, एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन रियल टाइम पे वर्क करते हैं क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पर ही उनको किसी डिफरेंट या लोकेशन पर पहुंचना होता है, एरोप्लेन सिस्टम। दूसरा, आपने बहुत अगर बारीकी से ध्यान दिया हो तो जब सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, क्या होता है, सैटेलाइट, तब आप देखते हैं कि काउंटडाउन शुरू होता है 9, 8, 7, 6 करके, और आप देखते हैं जैसे ही 0 होता है सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है। कभी ऐसा हुआ कि आप ऐसा देख रहे हो एक के बाद
बढ़ ही ना रहा हो, सैटेलाइट लॉन्च ही ना हो रहा हो, तो ऐसी जगह पर जहां पर बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम किया जाता है, वहां पर रियल टाइम सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। अच्छा ठीक है, वही हम बता ही रहे थे, ये हो जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रिस्पॉन्स करे विद इन द स्पेसिफिक टाइम, एक निर्धारित समय पर रिस्पॉन्स करे, उसे कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या करते हैं? तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का काम होता है, जब हम किसी कंपनी की बात करें, जब कंपनी में कई सारे यूजर्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ कई सारे यूजर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, तो डेटा शेयरिंग या मल्टीपल टास्क ऑपरेशन का मतलब उनको एक चैलेंज होता है, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर वर्क करते हैं। तो याद रखिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम को शेयर करके मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कराते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर कट कॉपी पेस्ट कमांड इन एमएस विंडोज फॉलोइंग शॉर्टकट कीज आर यूज रेस्पेक्टिवली। तो हमें शॉर्टकट कीज को बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की किसके लिए यूज होती है। तो हमसे 3 फंक्शन पूछे गए। नंबर 1 आप देख सकते हैं, नंबर 1 पूछा गया कट, नंबर 2 पे कॉपी और नंबर 3 पे पेस्ट। कट का मतलब होता है कोई फाइल एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख देना, यानी उसकी लोकेशन बदल देना, कट कहलाता है। कॉपी का मतलब है उस लोकेशन पे भी रहे और आप उसको दूसरी लोकेशन पर उसकी एक प्रतिलिपि बना सकें, इसको बोलते हैं कॉपी। और तीसरा पॉइंट है पेस्ट। जब आप कट करते हैं या कॉपी करते हैं, तो आप जब किसी दूसरी लोकेशन पर जाएंगे और सिस्टम को यह निर्देश देंगे कि जो फाइल मैंने कट की है या कॉपी की है, आप इसको इस जगह पर रख दीजिए, वो जो ऑप्शन है उसे कहते हैं पेस्ट। तो समझते हैं, कट को बोलते हैं हम लोग, अगर कट करना हो तो कंट्रोल के साथ कौन सी की प्रेस करते हैं? कंट्रोल एक्स। अगर हमें कॉपी करना हो तो कंट्रोल के साथ कौन सी की प्रेस करते हैं? कंट्रोल सी। अगर हमें पेस्ट करना हो तो कंट्रोल के साथ कौन सी की प्रेस करते हैं? कंट्रोल वी। तो ये 3 ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहे हैं सीरियल से, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट। तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 4, रेड लाइन इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। एमएस वर्ड में रेड लाइन किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो आप हमें बता सकते हैं, जब आपने अगर कभी कोई लेटर टाइप किया हो या कुछ भी आप जब एमएस वर्ड में लिखते हैं, एमएस वर्ड से भी अगर रियल टाइम की बात करें हम लोग, रियल लाइफ की, तो जब हम चैटिंग करते हैं तो जब हम लिखते हैं तो उसमें भी रेड लाइन आने लगती है। तो जब ऐसी स्थिति तभी होती है जब हम कुछ गलत लिखते हैं, मतलब स्पेलिंग एरर। सेंटेंस की एरर करें नहीं आएगी, ग्रामर की एरर करें तब भी नहीं आएगी, कहाँ इन लगना है कहाँ ए लगना है वो नहीं, सिर्फ स्पेलिंग एरर। अगर आपको कोई स्पेलिंग एरर हो रही है तो वहां पर रेड लाइन आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्पेलिंग एरर। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन टू कंट्रोल अ पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस अटैच्ड टू कंप्यूटर। कंप्यूटर से एक फाइल अटैच करनी है, जो क्या करेगी, एक सॉफ्टवेयर को अटैच करना है। किसको अटैच करना है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को। और वो किस लिए डिजाइन की गई है, मतलब किस लिए बनाई गई है? तो किस लिए बनाई गई है? कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करेगी? अ पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस, एक विशेष हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करेगी। ध्यान देना, मतलब कहा जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी एक हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा कि उसको कैसे काम करना है, उस सॉफ्टवेयर को आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों, उसको कहते हैं हम डिवाइस ड्राइवर।
क्या कहेंगे? डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर शब्द से देखिए, ड्राइवर शब्द आया है ड्राइव से। ड्राइव मतलब जो चलाए उसको। तो कई बार जैसे हम कोई ब्लूटूथ डिवाइस अटैच करते हैं, या फिर कोई यूएसबी अटैच करते हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल यूटिलिटी अटैच करते हैं, जैसे कि कैमरा हो गया, जैसे कि कोई अदर स्क्रीन हो गई, या कोई ओटीजी से कुछ भी कनेक्ट करते हैं, तो जब वह डिवाइस एक स्पेसिफिक हार्डवेयर के साथ चलती है, तो उसको चलाने के लिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर नहीं होते कई बार, तो उसके लिए हमें अलग से ड्राइवर की भी आवश्यकता होती है चलाने के लिए। तो इसे हम कहेंगे डिवाइस ड्राइवर। दूसरी चीज समझ लेते हैं इस पे और क्या क्या दिया गया है। और दिया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विशेष तौर पर आप अच्छे से जानते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा जो अन्य सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर को छोड़ दें, और जो अन्य सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे एंटरटेनमेंट हो या कम्युनिकेशन हो, किसी भी पर्पस के लिए, वो कहलाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इन्हीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से ऐसे सॉफ्टवेयर जो छोटे छोटे फंक्शंस को यूज करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, यूटिलिटी कहलाते हैं। जैसे अगर हमको स्निपिंग टूल का यूज करना हो, कैलकुलेटर का यूज करना हो, तो ये सारे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, इसीलिए हमको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, और 6 नंबर कहता है द डिस्क दैट इज यूज टू कोल्ड बूट अ पीसी क्या कहलाएगी? एक ऐसी डिस्क की बात करनी है हमें जो किसमें यूज हो रही हो? कोल्ड बूट अ पीसी। पीसी को यानी पर्सनल कंप्यूटर को जब बूट कराते हैं हम लोग, शुरू में बूटिंग प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस में डेटा कहां पर स्टोर होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर स्टोर होता है, उस डिवाइस की बात करनी है हमें। तो समझते हैं। नंबर 1 रोम डिस्क। बिल्कुल रोम डिस्क का यूज हम कर सकते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए। डायग्नोस्टिक डिस्क, कोई मतलब नहीं बनता इसका। प्रॉब्लम डिस्क, इसका भी मतलब नहीं बनता। लेकिन सिस्टम डिस्क, ये विशेष एक शब्द असाइन कर दिया गया उन सभी डिस्क के लिए। जैसे कि रोम डिस्क यहाँ पे आंसर हो सकता था अगर बी ना होता। क्यों? क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे हम HDD भी लिख सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अलावा यहाँ पे हम SSD भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा कोई और डिस्क आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, जिसपे आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रख सकें। तो ये जो सारा क्रम है जिसके अंदर हम इन डिस्क को रखते हैं, या इन डिस्क में हम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर रख देंगे बूट कराने के लिए, तो वो कहलाएगी सिस्टम डिस्क। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2019, यानी 2019 में जो MS वर्ड है उसका कौन सा एक्सटेंशन है दस्तावेज का? ठीक है, वर्ड की बात हो रही, ये भी आप याद रखिएगा। MS वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट अपना पैकेज जारी करता है, उसमें MS वर्ड भी होता है, MS एक्सेस भी होता है, MS आउटलुक भी होता है, और एक्सेल भी होता है। कई सारी चीजें एक साथ पैकेज में होती हैं। तो वही इसने पूछा है कि उसमें से जो एक MS वर्ड होता है उसका कौन सा एक्सटेंशन है। तो आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक DOSX ऐसा कोई एक्सटेंशन नहीं है। DOTX यही आपका राइट आंसर है। क्यों? 2003 के आसपास जब MS वर्ड ने अपना पैकेज लॉन्च किया, तब वहां का एक्सटेंशन होता था .doc यानी डॉक्यूमेंट। 2007 के बाद से इन्होंने इस पे .docx ये ऐड कर दिया, और 2019 से अब इसमें और एक्सटेंशन आने लगा है DOTX। तो ये एक्सटेंशन मोस्टली कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, कई बार एक्सेस का भी पूछते हैं और एक्सेल का भी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। फोटो जो होती हैं आप स्टोर करते हैं JPG फॉर्मेट में, JPEG फॉर्मेट में,
या GIF फॉर्मेट में, तो उसका भी कई बार एक्सटेंशन का फुल फॉर्म पूछते हैं PNG का फुल फॉर्म क्या होगा, तो उनको देखेंगे अगली क्लास में, लेकिन अभी इसको समझते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कंप्यूटर से रिलेट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप कह सकते हैं नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर कह देंगे। गवर्नमेंट की जितनी भी साइट्स हैं मोस्टली उनमें NIC लिखा होता है, लेकिन यहां पर NIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस और सी से कार्ड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का कौन सा एग्जांपल है, बेहद ही आसान प्रश्नों में इसको गिना जाता है, आप बता सकते हैं। देखिए प्लॉटर, यानी प्लॉट करता है इमेज को, तो इसमें से हमें आउटपुट प्राप्त होता है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन की सहायता से हम अपने मोबाइल को वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम के द्वारा या फिर अपने PC को निर्देश देते हैं कि उसको क्या करना है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। यानी सिस्टम को जो हम इनपुट दें उससे प्रोसेस करवाने के लिए वो सारी इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगी, और जब उससे हमको कुछ मिलता है तो वो आउटपुट डिवाइस कहलाएंगी। स्कैनर भी वही काम करता है, स्कैन करके डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में ले जाता है, और सेंसर भी वही काम करते हैं, सेंसर काम करते हैं सेंस करने का। जैसे आप जब कॉल करते हैं तो जैसे ही आप कान में लगाते हैं आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, तो वहाँ पे एक सेंसर लगा होता है कि जैसे ही कोई बॉडी पार्ट या किसी से मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस होगी तो स्क्रीन आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर के सीरीज में आता है, आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 10 कहता है विच एमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट हाइपरलिंक फॉर सेलेक्टेड टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या करना है हमको, टू इंसर्ट करना है क्या, हाइपरलिंक, और कहां पर, सिलेक्टेड टेक्स्ट में, और किस एप्लीकेशन में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तीन चीजें याद रखिए, हाइपरलिंक को एक डॉक्यूमेंट फाइल में रखना है, और कहां पर, जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हो। तो कई बार आप जब किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट को विजिट करने में देखते हैं कि ऐसे कई सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं जो ब्लू कलर के हैं या उसके नीचे अंडरलाइन है, तो जैसे आप वहां पर वो फिर प्लेस क्लिक एबल हो जाता है, आप उसको टच करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो एक नई साइट या नया पेज खुल जाता है, इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। तो इसके लिए हाइपरलिंक के लिए हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं Ctrl+K, यानी Ctrl+K बटन, पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले, फिर कंट्रोल और उसके साथ K बटन दबा देंगे तो हाइपरलिंक का ऑप्शन खुल जाएगा, वहां पर हम अपनी वेबसाइट को डाल सकते हैं। इसका राइट आंसर Ctrl+Z। आप जानते हैं किसी भी किए गए कार्य से वापस लौटने का काम कौन करता है, Ctrl+Z अनडू का काम करता है, यानी जो काम आपने किया उससे वापस जाने का। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और फॉल्स। दो स्टेटमेंट हैं आपके पास, दोनों को पढ़ना है और समझना है कि इनमें से फॉल्स कौन है, गलत कौन सी स्टेटमेंट है। तो पहला देखें, एंड्रॉयड इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइस। बिल्कुल सही बात है, जब भी हम अपने मोबाइल को स्विच ऑफ के बाद स्विच ऑन करते हैं तो वहां पे एंड्रॉयड तो लिख के आता ही है। उसके अलावा हम अपने मोबाइल की सेटिंग में जा करके एंड्रॉयड वर्जन भी चेक कर सकते हैं, खैर वो अलग बात है। दूसरा पॉइंट है iOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो ये चीज गलत है। माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप नहीं करता, iOS का संबंध एप्पल कंपनी से है।
किससे है? एप्पल से। एप्पल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे हम बोलते हैं iOS। क्या बोलते हैं? iOS बोलते हैं। एप्पल वाले मोबाइल में ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा। जबकि नॉर्मल मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। खास बात एंड्रॉयड की ये है कि ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कोई भी यूजर जो सक्षम हो इंजीनियरिंग में, वो एंड्रॉयड को अपने तरीके से कस्टमाइज करके यूज कर सकता है, उसमें फीचर्स ऐड कर सकता है या जो भी करना चाहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये तो राइट हो जाएगा, क्योंकि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल का है और ओपन सोर्स है। जबकि iOS एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कह तो सकते हैं, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट डेवलप नहीं करता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट सिट्स बिटवीन यूजर एंड यूनिक्स सिस्टम। देखिए यूनिक्स क्या है? एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसने पूछा है यूनिक्स के बीच में और यूजर और यूनिक्स के बीच में क्या आता है, कैसे इंटरफेस करते हैं। जैसे कि हम लोग जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए हम माउस के पॉइंटर को पॉइंट कर लेते हैं या टच स्क्रीन से टच कर लेते हैं कि कहाँ पर हमको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बट जो आपका लाइनक्स है, यानी लिनक्स और यूनिक्स या उबंटू कहें, उबंटू भी आजकल जीयूआई बेस्ड होने लगा है, तो यहाँ पर इन सिस्टम में हम कमांड लाइन के जरिए ही उसको ऑपरेट कर पाते हैं, और इसके लिए होते हैं बच्चों सेल। ठीक है, सेल में अपनी कमांड देते हैं और उस तरीके से फिर ये ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे दो प्रकार की सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है सी सेल और दूसरी है बाउंड सेल। सी सेल और बाउंड सेल, ये दो मेन सेल है। कई बार सीधा सीधा यही पूछ लेता है कि यूनिक्स की सेल कौन कौन सी है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है अ मॉडेम कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड कहती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्रैकर्स आर आल्सो नोन एज ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, दोनों बात बिल्कुल सही है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो मॉडेम का काम है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना है, और ये भी बताया था कि मैंने सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कैसे मॉडेम के जरिए परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है क्योंकि कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और दूसरा कि जो क्रैकर्स हैं जो सिक्योरिटी को क्रैक कर देते हैं उनको ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न कहता है डैश इज अ मीडियम विच कैन ट्रांसमिट कम्युनिकेशन सिग्नल, इट वायर्ड नेटवर्क यूजेस स्पेशल टाइप ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। कंप्यूटर को कनेक्ट करना है और कहां पर? ऑन ए नेटवर्क, एक नेटवर्क में। तो यहीं से इसका आंसर मिल रहा है, कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो केबल के द्वारा और एक वायरलेस तरीके से। तो यहाँ पर तो राइट आंसर मिला नहीं। और ऊपर चलते हैं, दूसरा है इट वायर्ड नेटवर्क यूजेस स्पेशल टाइप ऑफ केबल, केबल का यूज करता है और कैसे वायर्ड होनी चाहिए। ठीक है, वायर्ड है और ये एक मीडियम भी है। तो सिंपल, कई बार ये इशारा कर रहा है किसकी ओर? केबल की ओर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केबल। ठीक, अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है इन एमएस एक्सेल 2007 द करेक्ट फॉर्मेट टू यूज अ फंक्शन इन अ वर्कशीट इज। 2007 का जो एमएस एक्सेल है वहां पर हम फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं इसके बारे में बात की गई है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं
इक्वल का साइन लगाएंगे और लिखेंगे इफ। और इफ के बाद क्या लिख सकते हैं, इफ के बाद हम लिखते हैं अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, इफ के बाद हमने लिख दिया, मान लीजिए C3 इज इक्वल टू यस, मतलब सही है, तो क्या हो जाएगा 1, 2। इसका मतलब है कि यदि इफ C3 की वैल्यू क्या है, यस है, राइट है, तो कौन सी वैल्यू एग्जीक्यूट होगी 1। और अगर C3 राइट नहीं है तो कौन सी वैल्यू एग्जीक्यूट होगी 2। कभी आप अगर सी प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे, सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग है सी लैंग्वेज को सीखेंगे तो आपको जो इफ का यूज करना है वो बहुत अच्छे से आ जाएगा, बहुत ही अच्छा रहता है उस पर, बहुत सिंपल तरीके से आप उसको वहां यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इक्वल का सिंबल लगाएंगे हम लोग और क्या लिखेंगे इफ, और फिर दे देंगे इसको एक कंडीशन। यदि कंडीशन फॉलो होती है तो कौन सी वैल्यू देनी है, और फॉलो नहीं होती तब कौन सी बाय डिफॉल्ट वैल्यू देनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लिनक्स इज एन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर हो सकता था कमांड लाइन, पर यहाँ पर कमांड बेस्ड तो है नहीं, तो यहाँ पर कौन सा, विंडोज का है, बिल्कुल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का ये भी नहीं है, मैक ओएस है, ये भी नहीं है। बड़ी आसानी से आप पता कर सकते थे, क्या ओपन सोर्स सिस्टम है ये। आप लिनक्स पे या लिनक्स को आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप एक इंजीनियर हैं और आप कोई नई चीज बनाना चाहते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज करके, तब आपके लिए एक बेहतर काम करेगा लिनक्स सिस्टम। हैकिंग के लिए भी, इसीलिए हैकिंग के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई सिस्टम यूज होता है तो वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 17 कहता है विच फीचर इज यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट इन बिटवीन अ स्लाइड एग्जिस्ट एंड अनदर सेंटर। एक स्लाइड के बीच में आपको क्या करना है, क्या करना है, यूज टू अप्लाई मोशन, मोशन इफेक्ट को यूज करना है। ध्यान देने वाली बात है, एक और दूसरे अनदर सेंटर, ठीक है। एक स्लाइड के बाहर निकलने और दूसरे के प्रवेश करने के बीच मोशन इफेक्ट लागू करना किस फीचर का उपयोग किया जाता है। बेहतर तरीके से आप इस ऑप्शन को यूज करते होंगे जब आप इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए रील बनाते होंगे, और रील बनाने के लिए जब आप फोटो का यूज करते हैं, तब एक फोटो से जब दूसरी फोटो आ रही होती है तब वहां पे ट्रांजिशन इफेक्ट होते हैं। वो रोल करते हुए आएगी, वो जूम इन होते हुए आएगी, जूम आउट होते हुए आएगी, और भी बहुत सारे आजकल ट्रांजिशन इफेक्ट आने लगे मार्केट में। तो इसको, ये जो प्रोसेस है वन के बाद दूसरी आने के प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन, ठीक है। अब स्लाइड की बात हो रही तो स्लाइड ट्रांजिशन कहेंगे इसको। एनिमेशन भी दिया हुआ है, एनिमेशन स्कीम, इसका प्रयोग उसी स्लाइड में रहते हुए किया जा सकता है। जैसे आपने एक बार क्लिक किया तो क्वेश्चन प्रिंट होके आ रहा है, दूसरी बार क्लिक किया तो सारे ऑप्शन प्रिंट होके आ रहे हैं, और तीसरी बार क्लिक किया तो कहीं से जंप करता हुआ उसका राइट आंसर प्रिंट होके आ रहा है। इसको बोलते हैं एनिमेशन इफेक्ट। वेरी गुड, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज कॉल्ड। पहला जो मैकेनिकल यानी मशीनरी कैलकुलेटर बना था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बताइए किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल, क्या नाम था, ब्लेज पास्कल। और इन्होंने आज के कई सौ साल पहले यानी 1642 के आसपास एक मशीन बनाई, समझ लीजिए। क्या बनाई थी, एक मशीन बनाई जिसको हम लोग पास्कलाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या था, पास्कलाइन यानी मैकेनिकल कंप्यूटर पहले इन्होंने बनाया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं था जैसा आजकल का कंप्यूटर दिखते हैं आपको।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज जनरली यूज्ड टू स्टोर द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द पीपल यू कॉन्टैक्ट फ्रीक्वेंटली बाय वेब मेल। करना क्या है, वेब मेल में आपको क्या करना है, स्टोर करना है। क्या स्टोर करना है, कॉन्टैक्ट। कौन से कॉन्टैक्ट, जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। प्रश्न समझ में आ गया होगा, यानी हमको कॉन्टैक्ट स्टोर करने हैं जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। कहां पर, वेब मेल में। तो उनको हम कहां पे रखते हैं, उनको रखते हैं ऑनलाइन एड्रेस बुक में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है आज की स्लाइड का, क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके उदाहरण हैं। तो पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मैंने आपको अभी बताया, जो छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं एक स्पेसिफिक काम को एग्जीक्यूट करते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एक बड़े सॉफ्टवेयर है और बेहद वाइड एंगल है इनका इंडस्ट्री में, तो इनको यूटिलिटी के तहत तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम जानते हैं कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन का काम करता है उसको बोलते हैं ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ये भी नहीं है, यानी जिसके बिना कंप्यूटर चल ना सके, हार्डवेयर से आप कम्युनिकेट ना कर पाए, वह है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, विजुअल बेसिक, जावा, पाइथन, ये सारी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, तो ये भी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं इनको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज की क्लास यहीं तक, केवल 20 क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि जो एनवीएस, केवीएस, एएमआरएस के एग्जाम्स हैं उनमें 20 क्वेश्चन ही आने हैं। और कोशिश करिए कि अगर यही 20 क्वेश्चन आ जाए तो आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं जरूर कमेंट करें। और जूनियर असिस्टेंट में भी कंप्यूटर का एक बेहद अच्छा स्कोप है, उसके लिए भी आगे चल के एक बेसिक से कोर्स आपके लिए लाया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए वेदांत परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।